तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस साल की वन ऑफ द बेस्ट नेटफ्लिक्स हॉरर सीरीज को, जिसका नाम है ब्लैक मिरर सीजन 7। ये सीरीज जो है वो एक ब्रिटिश एंथोलॉजी हॉरर सीरीज है जिसको क्रिएट किया है चार्ली ब्रूकर ने। फिलहाल इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। जी हाँ, इट्स फ्रीकिंग 8.7 स्टार्स। तो ये तो मुझे कवर करनी ही थी। तो ऑलरेडी इससे पहले 6 सीजन्स आ चुके हैं। अब मैं उनको तब एक्सप्लेन करूंगा जब आपको ये वाला सीजन पसंद आता है। तो उसके लिए फटाफट इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स कर दीजिए और 500 कॉमेंट कर दीजिए। अब देखो, ब्लैक मिरर सीजन 7 के अंदर 6 एपिसोड होने वाले हैं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं पहले 2 एपिसोड्स को कवर करूंगा। और अगर आपको ये पसंद आएगा तो मैं अगली ही वीडियो के अंदर चारों के चारों एपिसोड लेकर आऊंगा, जो कि 1 घंटे की वीडियो होगी। अब ये जो पर्टिकुलर सीजन होने वाला है उसके अंदर हम नियर फ्यूचर यानी कि डिस्टोपियन वर्ल्ड को देखेंगे, जहां पर साई-फाई हॉरर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी सारी चीजें होने वाली हैं। अब देखो, ये जो सीरीज है वो इंस्पायर्ड हुई है द ट्वाइलाइट जोन सीरीज से। और दोस्तों, मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया है द फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स मूवी को, द अगली स्टेप सिस्टर को और नेटफ्लिक्स की रियल हॉरर स्टोरी इंडोनेशियन मूवी द हॉन्टेड अपार्टमेंट मिस के मूवी को। इन तीनों को ही जाकर देख लीजिए। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। ट्रस्ट में तीनों ही बेहतरीन मूवीज हैं, तो जल्दी से जाइए और चेकआउट करिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत 5 जून को होती है, जहां पर हम माइक और अमेंडा नाम के एक कपल को देखते हैं। आज इन दोनों की शादी को 3 साल पूरे हो गए थे। आज इनकी शादी की सालगिरह थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। माइक असल में वेल्डिंग का काम किया करता और अमेंडा एक टीचर थी। अब एक दूसरे से थोड़ी देर बात करने के बाद अमेंडा स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है। वो बच्चों के साथ भी काफी अच्छे से रहा करती और बच्चे भी उससे अपनी हर बात शेयर करते थे। खैर, आज जब वो अपने स्कूल से बाहर निकलती है तो माइक उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो अब द जूनिपर नाम के रेस्टोरेंट में जाने वाला था, जहाँ पर उनकी शादी हुई थी। और उन्होंने फैसला किया था कि वो हर साल अपनी सालगिरह के दिन यहाँ पर जरूर जाएंगे। अब वहां जाने के बाद वो पहले की ही तरह वहां के जूसी बर्गर को मजे से एंजॉय करते हैं और बाद में एक होटल में जाकर मेकआउट करते हैं, जहां की सीलिंग पर माइक ने काफी साल पहले एक च्युइंगम चिपकाई थी, जो कि आज भी वहीं पर चिपकी हुई थी, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर होटल के अंदर ज्यादा साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। एनीवेज, अमेंडा उस समय वापस से बच्चे के लिए कोशिश करना चाहती थी, क्योंकि काफी बार कोशिश करने के बावजूद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार भी उनको कामयाबी नहीं मिलती। तब माइक उसको संभालता है और अपने काम पर चला जाता है, जहां पर शेन नाम का एक और व्यक्ति काम करता था। लेकिन आज वो डम डमीज नाम की एक वेबसाइट पर एक लाइव शो को देखने में लगा हुआ था, जो कि असल में एक तरह का रेड रूम था और स्ट्रीमर को लोग पैसे दिया करते थे ताकि वो उनके दिए गए डार्क टास्क को पूरा कर सके। अब थोड़ी देर पहले शेन ने भी उस स्ट्रीमर को $20 दिए थे ताकि वो अपने सुसु को ही पी ले, यानी कि अपने पेशाब को पी ले, और उसने ऐसा करा भी था, जिसके चलते उसे $20 मिल गए। माइक अभी उसकी इस बकवास पर ध्यान नहीं देता और उसको काम करने के लिए कहता है। वहीं आज जब अमेंडा अपने स्कूल में पढ़ा रही थी, तभी अचानक से उसको चक्कर आने से वो बेहोश हो जाती है। अब माइक को इस बारे में पता चलते ही वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है, जहाँ जाकर डॉक्टर से बात करने पर उसको पता चलता है कि अमेंडा के दिमाग में ट्यूमर है, जो कि इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब वो कोमा में ही रहने वाली है। माइक तो इस बात से पूरी तरह टूट गया था, क्योंकि उसने ये सब कभी सोचा ही नहीं था। पर तब जाकर डॉक्टर उसको रिवर माइंड कंपनी का एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट सजेस्ट करती है, जो कि ऐसे ही इश्यूज के लिए बेस्ट होता है। माइक के हाँ कहने पर डॉक्टर गेनर नाम की एक लेडी को माइक से मिलने के लिए बुला देती है, जिससे बात करके माइक को पता चलता है कि वो लोग अमेंडा को सही कर सकते हैं, जिसके लिए पहले वो उसके दिमाग के डेटा की कॉपी बना लेंगे और बाद में उसके ब्रेन से ट्यूमर वाले हिस्से को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और वहां पर दिमाग का ही एक प्रोस्थेटिक हिस्सा लगाया जाएगा, जो कि अमेंडा की कॉपीड मेमोरी से एक क्लाउड सर्वर के जरिए कनेक्टेड रहेगा, जिससे कि अमेंडा नॉर्मल जी सकती थी। पर यहाँ पर एक कंडीशन थी कि अमेंडा को हमेशा किसी मोबाइल की तरह उनके टावर्स की ही रेंज में रहना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रोस्थेटिक काम नहीं करता, जो कि अभी तो आसपास मौजूद थे। लेकिन गेनर कहती है कि जल्दी ही वो अलग अलग टाउन्स में और बाद में पूरी कंट्री में, फिर पूरी दुनिया में होने वाले हैं। माइक को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच में काम करेगा भी या फिर नहीं, लेकिन गेनर उसको अपना ही एग्जाम्पल देती है कि उसका भी 18 महीने पहले एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो बस खत्म ही होने वाली थी। लेकिन किस्मत से उसको रिवर माइंड कंपनी मिल गई, जिसने उसको सही कर दिया और बाद में गेनर उनके लिए ही काम करने लग गई थी। अब उनकी कंपनी क्लाइंट की सर्जरी तो फ्री में कर दिया करती, लेकिन कनेक्शन सर्विस और क्लाउड सर्विस प्रोवाइड
करने के लिए उनको $300 प्रति महीना देना होगा। हालांकि आपको लगेगा कि फॉरेन के अंदर ये अमाउंट ज्यादा नहीं होगा, लेकिन माइक और अमेंडा के हालात ठीक नहीं थे, जिसके चलते उन्हें ये सच में काफी ज्यादा लगता है। पर माइक अमेंडा के बिना रह भी नहीं सकता था, इसलिए वो ये अमाउंट हर महीने पे करने के लिए मान जाता है। उसके दिमाग के अंदर जिस हिस्से में ट्यूमर था उसको हटाकर प्रोस्थेटिक लगा दिया जाता है, जिसको क्लाउड सर्वर से जोड़ दिया गया था। खैर, अब सबसे पहले तो माइक गेनर को और बाकी सबको थैंक यू कहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो अमेंडा होती है ना, वो उठकर सबसे पहले तो माइक को थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए, और बाद में वो वापस से अपनी आगे की जिंदगी के बारे में बात करने लगते हैं। घर जाते समय अमेंडा को जब रिवर माइंड के बारे में पता चलता है तो वो काफी हैरान रह गई थी, पर माइक उसको ज्यादा टेंशन ना लेने के लिए कहता है, क्योंकि वो रिवर माइंड के पैसे भरने के लिए ओवर टाइम करने वाला था। साथ ही साथ उसने अपने पिता के पास जाने के लिए जो पैसे जोड़े हुए थे वो उनका इस्तेमाल भी अमेंडा के लिए ही करेगा। इवन अगर अभी वो चाहता भी तो वो अमेंडा के साथ अपने पिता के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि जहाँ पर उनका घर था वहाँ पर रिवर माइंड के टावर्स मौजूद ही नहीं थे। अब शुरुआत में तो सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है, पर माइक को अब अपनी लिमिट्स को बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता था। माइक की जिंदगी में अब बस ओवर टाइम, घर के थोड़े से काम और छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे बचाना था, और बस यही उसकी जिंदगी थी। अब देखो माइक को कितनी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, और एक समय पर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि कुछ समय तक मुझे कुछ चीजों की पेमेंट करने में दिक्कत आई थी। लेकिन कुछ वक्त से मैं एक ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूँ जहाँ पर मैं इजीली अपना पैसा अर्न कर लेता हूँ, जो कि है बिनोमो ऐप। जी हाँ, यहाँ से मैं अपनी सेकेंडरी इनकम इजीली अर्न कर लेता हूँ। और माइक भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर तो रहा ही था, तो उसको भी बिनोमो ऐप का इस्तेमाल करके रिवर माइंड के सब्सक्रिप्शन के पैसे अर्न कर लेने चाहिए थे। बिनोमो असल में एक बेहतरीन, सेफ और इजी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप ट्रेडिंग करके डेली इनकम अर्न कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बिनोमो ऐप को डाउनलोड करना होगा, और अगर स्क्रीन पर दिख रहे मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको पूरे 2x यानी कि डबल बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन चलो पहले मैं आपको इस ऐप का ट्रेडिंग इंटरफेस दिखा देता हूँ, जो कि काफी सिंपल सा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक ग्राफ जो कि ऊपर नीचे जाता है, और आपको यही प्रेडिक्ट करना होगा कि ग्राफ कहां पर जाएगा, जिससे कि आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और इजी तरीका है जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा, जो कि है सिग्नल। तो सिग्नल आपको ये बताएगा कि ग्राफ कब ऊपर जाएगा या फिर नीचे। तो देखो, सिग्नल बता रहा है कि ग्राफ यहाँ पर नीचे जाने वाला है। अब जो यहाँ पर सिग्नल हमको बता रहा है, हम उसी पर सेलेक्ट करके ट्रेडिंग करेंगे, और देखो कुछ ही सेकंड्स इंतजार करने के बाद में हमने अर्न कर लिया है ना कमाल का। लेकिन इससे भी अच्छा और आसान है बिनोमो का विड्रॉल प्रोसेस। बस एक क्लिक करने पर पैसा सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मजा आया ना दोस्तों? तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन से बिनोमो ऐप को डाउनलोड करो, मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करो जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए। और हाँ, यहाँ पर एक टूर्नामेंट भी चल रहा है, और अगर इस टूर्नामेंट के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जीत सकते हैं मर्सिडीज जैसे प्राइजेस। तो इंतजार किस बात का है, ट्रेड नाउ। अमेंडा भी उसकी मदद करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी सब कुछ सही नहीं चल रहा था, और इस तरह से एक साल निकल जाता है। और अभी के वक्त पर अमेंडा को काफी ज्यादा नींद आने लग गई थी, और इस बार चीजें ऐसी चल रही थी कि अमेंडा को उनकी एनिवर्सरी तक याद नहीं थी। लेकिन जो माइक होता है वो उसे इसके लिए दोष नहीं देता। अब अपनी एनिवर्सरी वाले दिन भी वो ओवर टाइम करता है, पर हर साल की तरह वो अमेंडा को अपने साथ जूनिपर्स में लेकर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में ना चाहते हुए भी उनके अभी के हालातों को लेकर आपस में बहस हो जाती है। पर अभी जैसे तैसे वो अपने मूड को शांत करते हैं, और अपने टाउन से बाहर निकलते ही अमेंडा अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसको देखकर माइक काफी ज्यादा डर गया था, और इसलिए वो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। पर अभी टाउन के अंदर आते ही अमेंडा सही हो गई थी, क्योंकि वहां पर टावर आ रहे थे। और इस बारे में बात करने के लिए जब वो अगले दिन गिनर के पास जाता है, और तभी वो सीक्रेट हिडन टर्म्स बताती है कि उन्होंने अपने टावर्स को अब हर जगह लगाया तो हुआ था, लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट यानी कि कोई भी पेशेंट टाउन से बाहर जाना चाहता है तो उसको रिवर माइंड प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि $800 प्रति महीने का था। मतलब कि अगर अमेंडा उस $800 वाले पैकेज को नहीं लेती तो वो अपने टाउन से बाहर कहीं नहीं जा सकती। पर हम जानते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो दोनों अपने घर में वापस चले जाते हैं। और घर जाकर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो अमेंडा को ये बात भी एहसास होती है कि आजकल वो पहले के मुकाबले ज्यादा सो रही है, और वो नींद बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। लेकिन अभी अमेंडा और माइक दोनों में से इस बात पर कोई इतना ध्यान नहीं देता, और दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं।
अब स्कूल में आज अमेंडा क्लास खत्म होने के बाद ऑस्कर नाम के एक बच्चे से जब बात कर रही थी तो अचानक से ही वो मम्मी पापा के डिवोर्स की बात को लेकर ChristHeart.com नाम की एक वेबसाइट सजेस्ट कर देती है, जिसके बारे में अगले पल उसको कुछ याद ही नहीं रहता। मतलब कि अब वो बिना अपनी मर्जी के अलग अलग चीजों के एड्स भी करने लग गई थी। इवन रात में जब वो माइक के साथ इंटीमेट हो रही होती है तब वो यहाँ प्रोटेक्शन और कुछ चीजों का एडवर्टाइजमेंट करने लगती है, जो कि माइक को काफी वियर्ड लगता है। अब आगे जब वो अगले दिन गेनर के पास जाते हैं तो गेनर के हिसाब से ये तो नॉर्मल ही था। अब से जो लोग भी रिवर माइंड का नॉर्मल वर्जन यूज करेंगे उन्हें इस दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा, और अगर कोई एड्स नहीं बोलना चाहता तो उसको रिवर माइंड प्लस में अपग्रेड करना ही होगा। और माइक और अमेंडा इस पर कंपनी वालों को कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। इनफैक्ट आपने नोटिस भी किया होगा कि कई सारे OTTs जो होते हैं वो पहले इसके बारे में नहीं बताते, लेकिन बाद में जब आप मेंबरशिप ले लेंगे तो उसके बाद आपको पता चलता है कि अगर आपको एड्स को हटाना है तो आपको और ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सेम चीज यहाँ पर इंसानों पर अप्लाई कर दिखाई जा रही है। एनीवेज अब माइक और अमेंडा तुरंत ही घर वापस आ गए थे। खैर अब स्कूल जाने पर अमेंडा एक बच्ची को उसके पुराने शूज देखकर एक शू सेल के बारे में कहने लगती है, और जब स्कूल की प्रिंसिपल आकर उससे ऑस्कर को कही गई बातों के बारे में बात करती है तो अमेंडा उसको भी एक बूढ़े लोगों की डेटिंग वेबसाइट के बारे में बोलने लगती है, जिससे कि अमेंडा को वार्निंग मिल गई थी कि अगर इस तरह से सब चलता रहा तो उसको काम से निकाल दिया जाएगा। माइक और अमेंडा इससे काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अगर अमेंडा को स्कूल से निकाल दिया गया तो नॉर्मल रिवर माइंड के पैसे जमा करना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल वर्जन के। माइक तब कुछ सोचने के बाद में अमेंडा को सोने के लिए भेज देता है, और अब वो खुद अपना लैपटॉप बेसमेंट में लेकर जाता है, जहां पर वो डम डमीज नाम की वेबसाइट पर एक क्रिएटर अकाउंट बना लेता है, जिसके अंदर वो मास्क पहनकर लोगों के सामने आया हुआ था। और सुबह तक उसने $800 भी जमा कर लिए थे, पर उसके हाथ में एक ग्लास था और उसके रिएक्शंस देखकर पता लगाया जा सकता था कि उसको भी अपने पेशाब को ही पीना पड़ा होगा। अब रिवर माइंड प्लस में अपग्रेड करने के बाद अमेंडा और माइक दोनों की जिंदगी आसान हो गई थी। वो खुश थे, पर माइक को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो इस वेबसाइट के ऊपर $90 के लिए अपनी जीप पर एक माउस ट्रैप लगाता है, और इन सब के बारे में अमेंडा को कुछ पता नहीं था, यानी कि वो उसके लिए बहुत कुछ कर रहा था। अब कुछ दिनों के बाद में अमेंडा को वापस से एहसास होता है कि वो दिन में कम से कम 12 घंटे सो रही है, जिसके अंदर उसे सपने भी नहीं आ रहे थे। और इसके बारे में बात करने के लिए जब वो दोनों गेनर के पास जाते हैं तो गेनर बताती है कि असल में रिवर माइंड प्लस भी अब नॉर्मल वर्जन सा हो चुका है, जिसके अंदर लोग काफी सोते हैं ताकि कंपनी के सर्वर्स को उनके ब्रेन से पावर मिल सके, ताकि कंपनी के सर्वर्स को उनके ही ब्रेन से शक्ति मिले। और अब अगर वो नॉर्मल जिंदगी फिर से बिताना चाहते हैं तो उनको रिवर माइंड लक्स में अपग्रेड करना होगा, यानी कि रिवर माइंड लग्जूरियस के अंदर, जिसमें इंसान अपनी हर तरह की सेंसेस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकेगा। बेसिकली ये एक तरह का ट्रैप था। इवन अपनी एबिलिटीज तक को भी बस एक मोबाइल ऐप से आप कंट्रोल कर सकते थे। इनफैक्ट इसके अंदर ऐसा था कि अगर किसी इंसान को कुछ नहीं आता हो तो वो उस एबिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन रिवर माइंड लक्स का प्राइस $1800 प्रति महीना था, और अगर कोई नॉर्मली उस फीचर को कम टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो वो 12 घंटे या फिर कुछ समय तक के लिए एक बूस्टर पैक खरीद सकता था। लेकिन अमेंडा को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो माइक के साथ वहां से चली जाती है। अब जल्दी ही उनकी एनिवर्सरी आने वाली थी, इसलिए माइक रात में कुछ सोचते हुए डम डमीज को एक बार वापस से खोलता है, जहां पर उसको लोग अजीबो गरीब टास्क दे रहे थे। पर तब उसको $500 के लिए उसका मास्क हटाने का टास्क मिलता है, जो कि मजबूरी में माइक कर देता है, जिससे पैसे आने से उसने अपनी एनिवर्सरी के वक्त तक 12 घंटे का एक बूस्टर पैक ले लिया था, जहां पर उसके पास में कोई भी एड्स नहीं आएंगे। तो 12 घंटे के लिए अमेंडा के अंदर ये जो पैक था वो रिवर माइंड लक्स की तरह काम करने वाला था। खैर अब अमेंडा वो देखकर काफी खुश होती है और ये लोग जुनिपर जाते हैं, यानी कि उसी रेस्टोरेंट में, जहां पर जाकर माइक ने रिवर माइंड के ऐप से अमेंडा की प्लेजर वाली फीलिंग्स को काफी इंक्रीज कर दिया था, जिससे कि अमेंडा हर चीज को एक्सट्रीम लेवल पर एंजॉय कर पा रही थी, फिर चाहे वो खाने का टेस्ट हो, म्यूजिक हो या फिर इंटीमेसी हो। माइक को भी इससे काफी अच्छा लगता है। खैर अब अगले दिन जब माइक अपने काम पर जाता है तो वहां पर उसको सब बड़ी ही अजीब तरह से देख रहे थे, और अंदर जाने पर उसको पता चलता है कि शेन ने उसकी डम डमीज वाली फोटो को नोटिस बोर्ड पर लगा दिया था, जिससे सबको पता चल जाता है कि माइक भी डम डमीज का इस्तेमाल करता है, यानी कि $500 देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शेन खुद था। अब ये देखकर माइक गुस्से में जाकर शेन को मारता भी है, लेकिन शेन उसको उल्टा सीधा कह रहा था। और इसी बहसबाजी के बीच में होता यह है कि पीछे की तरफ जाते समय शेन एक रोड रोलर के बीच में आधा आ जाता है, जिसकी वजह से माइक को जॉब से निकाल दिया गया था।
अब बहुत ज्यादा टेंशन में माइक अपने घर जाकर अमेंडा को इस दुखद खबर के बारे में बताता है, क्योंकि महीने में वो मुश्किल से इतने पैसे बना पा रहे थे जितने में वो रिवर माइंड के सब्सक्रिप्शन का पैसा भर सकें। इसलिए अब अमेंडा भी काफी परेशान होने लगती है, क्योंकि वो पैसे नहीं भरेंगे तो फिर से एड्स आना चालू हो जाएंगे, और एड्स चालू हो गए तो उसकी जॉब भी चली जाएगी। वो तब गेनर के पास जाकर पैसे भरने के लिए कुछ समय मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेनर ऐसे नहीं कर सकती थी। वो कंपनी का नुकसान किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहती थी। बेसिकली गेनर इस कंपनी की एजेंट होती है और शायद से उसके साथ भी सेम चीज हुई होगी। तो यहाँ पर आकर अब वो भी लोगों के साथ सेम चीज कर रही थी। मेरे ख्याल से उसको यहाँ पर पक्का कोई ना कोई प्रॉफिट शेयर मिलता होगा या फिर कमीशन मिलती होगी। और आसान भाषा में कहा जाए तो ये लोग मजबूरी में फंसे हुए लोगों को बहुत ज्यादा फंसा रहे थे। इवन वो एक बात और बताती है कि अगर कभी अमेंडा प्रेग्नेंट भी हो जाती है ना, तब भी उसको प्रेगनेंसी के लिए हर महीने $90 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय पर ब्रेन में काफी सारे बदलाव आते हैं। इसको सुनकर तो माइक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो अमेंडा को वहां से लेकर घर चला जाता है। जिसके साथ ही अब सीन यहाँ से सीधा 1 साल बाद का आता है। माइक अब सुबह सुबह उठकर कैलेंडर देखता है और आज उसकी और अमेंडा की एनिवर्सरी थी। तभी घर के बाहर कुछ स्टूडियो वाले एक बच्चे का पालना खरीदने के लिए आए हुए थे, जिसको माइक और अमेंडा ने वैसे तो अपने होने वाले बच्चे के लिए खरीद कर रखा हुआ था, पर मजबूरी के चलते उनके हालात इतने बुरे हो गए थे कि उनको अब घर का सामान भी धीरे धीरे बेचना पड़ रहा था। अब हम देखते हैं कि माइक का एक दांत भी टूटा हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं डम डमीज की वजह से ही हुआ होगा। खैर अब थोड़ी देर के बाद में वो जाकर अमेंडा को उठाता है, उसको एनिवर्सरी विश करके बाहर लाता है और गिफ्ट के तौर पर वो दिखाता है कि उसने उसके लिए रिवर माइंड लक्स का 30 मिनट का पैक खरीद लिया है। अब क्योंकि उनके पास खाली इतने ही पैसे बचे हुए थे, तो अमेंडा अब बस पूरा टाइम सोती ही रहती थी, यानी कि सर्वर्स को वो पावर देती रहती। अब इसी वजह से अमेंडा ने माइक के सामने एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल चॉइस रख दी थी, जिसको पूरा करने से पहले ये दोनों ही 30 मिनट तक अपने गार्डन के अंदर बैठकर एंजॉय करते हैं। और बाद में अमेंडा के सोने के बाद माइक उसके फेस पर तकिया रखकर रोते हुए उसको खत्म कर देता है, जिसके बाद वो खुद को भी खत्म करने के लिए एक पेपर कटर लेकर बेसमेंट वाले रूम में चला गया था। और इसी के साथ में पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पहले एपिसोड की कहानी, यानी कि कॉमन पीपल की कहानी। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस एपिसोड के अंदर दिखाया गया है कि आजकल कंपनीज कैसे लोगों को लूट रही हैं। पहले वो उनको बूबी ट्रैप के अंदर फंसाती हैं और उसके बाद में बहुत सारे मेंबरशिप के चलते चार्जेस उल्टे सीधे लेने लगती हैं। यहाँ पर लोन वगैरह को भी दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पर कितनी सारी हिडन टर्म्स होती हैं। अब यहाँ पर आप इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो या फिर कुछ भी, तो इसको एक तरह से काफी ज्यादा हॉरर के रूप में दिखाने की कोशिश करी गई है कि अगर कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि इंसानों को इसका इस्तेमाल करना पड़ गया तो जो गरीब लोग हैं उनके साथ में क्या होगा। यहाँ पर बेसिकली इनके स्ट्रगल्स को दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो माइक और अमेंडा का प्यार था वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। अदरवाइज यहाँ पर कोई और होता तो वो उसको कब का छोड़कर चला जाता। और अंत में अमेंडा ने ये बात समझ ली थी कि वो अपने पति पर बोझ बन रही है, जिसके चलते उसने उसको कह दिया कि वो उसको ही खत्म कर दे। एंड माइक भी उसके बिना नहीं रह सकता, जिसके चलते शायद वो भी अंत में खत्म हो जाएगा। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत एक घर में चल रही एक लड़की के खुद को खत्म करने की खबर से होती है, जिसके ऊपर घर में रहने वाली लेडी मारिया और उसका फियोंसे के बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मारिया असल में डिटा चॉकलेट कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में थी, जिसमें उसका काम अलग अलग फ्लेवर्स पर रिसर्च करके नए फ्लेवर्स को बनाना था। एंड ऑब्वियसली अप्रूवल के बाद उन्हें लॉन्च करा जाता। अब अपने नए प्रोजेक्ट के लिए उसने मीसो जैम बनाया हुआ था, जिसको वो के साथ टेस्ट करती है। के पहले बार्नीज चिकन में काम करता था। अब के जो था वो पहले बार्नीज चिकन में काम किया करता था, जिसकी ही कैप उसके घर में रखी हुई थी। और इस बार्नी वाली बात को आप याद रखना, आगे काम आएगा। खैर मंडे वाले दिन जब मारिया ऑफिस में जाती है तो आज उनकी न्यू चॉकलेट को टेस्ट करने के लिए कुछ लोग आने वाले थे। तब वहां मारिया की कोवर्कर लुइसा आकर अपने आलमंड मिल्क को दिखाती है, जिसको निक ने आज पी लिया था, जिस वजह से लुइसा उस पर थोड़ा सा गुस्सा करती है। खैर बाद में जब मारिया शेफ से बात करती है तो उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि मारिया को असल में नट एलर्जी है, जिसकी वजह से वो नट्स की चीजें नहीं खा सकती। पर क्योंकि आज वाली चॉकलेट के अंदर नट्स नहीं थे, इसलिए मारिया उसको पहले खुद टेस्ट करती है और बाद में सब चीजें चेक करने के बाद उस चॉकलेट को रिव्यूअर्स के पास लेकर जाया जाता है। अब रिव्यूअर्स के अंदर मारिया वेरिटी नाम की एक लड़की को देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि ये दोनों ही पहले साथ में हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। खैर अभी वो इस पर इतना ध्यान नहीं देती और आगे जब सभी उस चॉकलेट को खाते हैं तो पहले टाइम पर तो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन तभी वेरिटी चॉकलेट का दूसरा पीस उठाकर उसको खाती है और सबको बताती है कि दूसरी बार खाने पर तो ये चॉकलेट पिछली बार से 10 गुना ज्यादा टेस्टी लग रही है और बाकी सब भी ऐसा ही करते हैं। तो शॉकिंगली उन सभी को भी अब टेस्ट कॉम्बिनेशंस काफी अच्छे लग रहे थे। अब वेरिटी
की इस हरकत से मारिया के सभी कोवर्कर्स उससे इम्प्रेस हो गए थे, पर कहीं ना कहीं कुछ तो अजीब था। अचानक से ऐसा लग रहा था कि जैसे वेरिटी ने बाकी सबको साइकोलॉजिकली पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया हो। और हम ये भी देख पाते हैं कि उसके हाथ में कुछ पेंडेंट जैसा था। एनीवेज, अब इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा जा सकता था और वेरिटी के इस कारनामे से मारिया काफी ज्यादा अजीब फील कर रही थी, क्योंकि वेरिटी हाई स्कूल के टाइम पर पूरी तरह से अलग थी। एनीवेज, बाथरूम में वेरिटी और मारिया की मुलाकात हो जाती है, जहां पर शुरुआत में तो मारिया बस वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, वो वेरिटी को अवॉइड कर रही थी। लेकिन तभी उसको वेरिटी की बातों से पता चलता है कि असल में उसने डेटा कंपनी में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करा था। अब ये सुनकर मारिया को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता, जैसे कि वो ना चाहती हो कि वेरिटी उस कंपनी में आए। इसलिए वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि कंपनी में कोई भी वैकेंसी खाली है ही नहीं। लेकिन वेरिटी अभी भी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी कि वहां पर वैकेंसी मौजूद है। इसलिए मारिया वहां से अपने बॉस गेब के पास चली जाती है, जिससे उसको पता चलता है कि वाकई में कंपनी के अंदर असिस्टेंट के लिए जॉब खाली थी। और मारिया को ये सुनकर थोड़ा सा शॉक लगता है, क्योंकि उसने क्रॉस कंफर्म किया था, ऐसी कोई भी पोस्ट वहां पर नहीं थी। लेकिन यहाँ अचानक से वैकेंसी कैसे आ गई थी? एनीवेज, अभी वो गेब से बात करते हुए भी यही कोशिश करती है कि वेरिटी को इंटरव्यू में गेब रिजेक्ट कर दे। खैर, मारिया के घर जाने पर मारिया ये सारी बातें के को बताती है, पर के को तो ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उसके हिसाब से वेरिटी अभी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और अचानक से वेरिटी के अंदर काफी ज्यादा बदलाव आ गए हैं। वो बताती है कि एक समय पर वो एक कंप्यूटर नर्ड हुआ करती थी, जो कि पूरा समय बस कंप्यूटर लैब में बैठी रहती। ना ही कोई उसका फ्रेंड था और ना ही कोई उससे बात करना पसंद करता। साथ ही साथ उसके और उनके टीचर से रिलेटेड एक रूमर भी फैला हुआ था कि उनका अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से वेरिटी को स्कूल के अंदर मिल्क मेड नाम से काफी ज्यादा बुली करा जाता था। साथ ही साथ उस टीचर को बाद में ट्रांसफर कर दिया गया। खैर, फिलहाल के उसको इन सब पर ध्यान ना देने के लिए बोलता है। अब मंगलवार वाले दिन वेरिटी गेब के पास इंटरव्यू देने आती है और गेब उसकी बातों से इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था कि वो उसको जॉब पर रख लेता है, जिससे कि मारिया को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकती थी। खैर, अब होता यह है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही वेरिटी से सब इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे कि मारिया खुद को काफी अकेला समझने लगी थी। वो अपने स्कूल टाइम पर सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टूडेंट हुआ करती और बाद में भी वो जहां पर भी गई थी उसने हमेशा सबकी अटेंशन को अपनी तरफ रखा था। पर अभी सब ज्यादातर बस वेरिटी से ही बात कर रहे थे, जो कि मारिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर, जल्दी ही उनके बॉस मिस्टर डिटा उनके ऑफिस में एक और नई डिश को टेस्ट करने के लिए आने वाले थे, जिसको बनाने के लिए पोर्क की जगह प्लांट बेस्ड जेलेटिन इस्तेमाल करना था, क्योंकि डिटा हिंदू थे और मीट नहीं खाया करते। खैर, तभी मारिया वेरिटी को सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखकर ईमेल कर देती है और आगे के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए कहती है। और ये चीज काफी वियर्ड होती है, क्योंकि के पहले उसी में काम करता था और उसके बारे में वेरिटी बात कर रही थी, ये काफी वियर्ड सी चीज थी। खैर, इस चीज को सुनकर मारिया उन्हें सही करने की कोशिश करती है कि वो बर्नीज नहीं बल्कि बार्ने हैं। लेकिन निक और लुइसा उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बर्नी ही है। अब वेरिटी का भी यही कहना था, लेकिन मारिया रोज अपने घर के अंदर के की कैप को देखा करती और इसलिए वो श्योर थी। मगर जैसे ही अब वो बार्नी नाम को गूगल पर सर्च करती है तो वहां पर भी बार्नी की जगह बर्नी ही आता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी अलग ही चल रही हो और निक तो उसको चिढ़ा भी रहा होता है। अब इस बारे में जाकर वो के से भी बात करती है, लेकिन के हिसाब से भी कंपनी का नाम हमेशा से ही बर्नीज चिकन ही था, जिससे कि मारिया का दिमाग तो एकदम घूम जाता है कि आखिर उसके साथ में हो क्या रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो बिल्कुल श्योर थी कि स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इसलिए उसकी और के की बहसबाजी भी हो जाती है। अब रात में तब मारिया अपने स्कूल टाइम की कुछ फोटोज को देख रही थी, जिसके अंदर नैटली नाम की एक लड़की की भी फोटो थी, जो कि मारिया की काफी अच्छी दोस्त हुआ करती और उसने ही वेरिटी को मिल्क मेड नाम दिया था। मारिया अब उसको मैसेज करके वेरिटी के बारे में बताती है। तब नैटली ने उसके मैसेज को खाली देख तो लिया था, लेकिन उसने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मारिया भी अभी इस पर इतना ध्यान नहीं देती। और थर्सडे वाले दिन जब डिटा उनके ऑफिस में आते हैं, तब वो हकलबक और डबलून दोनों डिशेस को टेस्ट करते हैं। अब हकलबक वो डिश थी जो कि मारिया ने पहले टाइम रिव्यूअर्स को टेस्ट करवाई थी, और डबलून वो जिसके इंग्रेडिएंट्स उसने वेरिटी को लिख कर दिए थे, यानी कि उसके अंदर प्लांट बेस्ड जेलेटिन का इस्तेमाल करना था। अब डिटा को दोनों ही डिशेस काफी पसंद आती हैं, लेकिन जब मारिया उनको बताती है कि डबलून को भी प्लांट बेस्ड जेलेटिन से बनाया गया है, तो अचानक से शेफ के चेहरे के रिएक्शंस उड़े हुए नजर आते हैं। वो वैसे तो डिटा के सामने कुछ भी नहीं कहती, लेकिन बाद में वो सबको बताती है कि असल में
डबलून के अंदर पोर्क मीट और मार्शमेलो था, जिसको सुनने के बाद में गेब और मारिया के एकदम होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर ये बात मिस्टर डिटा को पता चल जाती तो सबकी नौकरी खत्म थी। अब मारिया को अच्छे से याद था कि उसने वेरिटी को प्लांट बेस्ड जेलेटिन इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन वेरिटी इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है, जिससे मारिया और उसकी सबके सामने बहस हो गई थी। तब सभी डिसाइड करते हैं कि वो उस ईमेल को देख लेंगे जिसमें मारिया ने वेरिटी को इंग्रेडिएंट्स लिखकर दिए थे। और अब सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये होती है कि इंग्रेडिएंट्स में सच में प्लांट बेस्ड जेलेटिन नहीं लिखा हुआ था, जिसको देखकर मारिया के होश उड़ गए थे और वेरिटी सबके सामने और ज्यादा मासूम बनकर दिखाने लगती है। तब गेब को ऐसा लगने लग गया था कि वेरिटी जो है वो जब से यहाँ पर आई है तब से मारिया बस उसको कंपनी से निकलवाने के लिए बहाने मार रही है, और इसलिए जब मारिया अकेले में जाकर भी उसको सच एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है तब भी गेब को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, जिस वजह से मारिया गेब पर भी चिल्ला देती है। अब घर वापस जाकर जब वो अपने फोन को चेक करती है तो उसको पता चलता है कि नेटली के फोन से उसके हस्बैंड का टेक्स्ट आया हुआ था और नेटली ने हाल में ही एक बिल्डिंग से कूदकर खुद को खत्म कर लिया, और इसी के बारे में शुरुआत में मंडे को न्यूज में दिखाया जा रहा था, और इसी बात पर मारिया और के ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। अब ये सब जानकर तो मारिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे इन सब में भी वेरिटी का ही हाथ लग रहा था, इसलिए वो नेटली के हस्बैंड को कॉल करके उससे जानने की कोशिश करती है कि क्या हाल ही में ही वो किसी ऐसे इंसान से मिली थी जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती हो। पर अभी नेटली का हस्बैंड कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं होता, लेकिन मारिया लगातार उससे सवाल पर सवाल कर रही थी, उसे फोर्स कर रही थी बताने के लिए, जिससे कि वो गुस्से में आकर मारिया को आगे से कभी भी कॉल ना करने के लिए कहता है। अब के तब भी मारिया को समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए और वेरिटी का इन सबसे कोई भी लेना देना नहीं है, पर उसके बाद भी मारिया को इस पर भरोसा नहीं होता। अब फ्राइडे वाले दिन जब मारिया ऑफिस जाती है तो वेरिटी से ही उसको पता चलता है कि आज सबको जल्दी आना था, क्योंकि आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसको अब मारिया ने मिस कर दिया है। खैर, अब मारिया के साथ जो भी चल रहा था उसको कुछ भी समझ में नहीं आता और ना ही उसको इस बात का अंदाजा था कि यहाँ पर कोई मीटिंग भी थी या फिर शेड्यूल के अंदर ऐसी कोई मीटिंग रखी गई, पर कहीं ना कहीं उसको ये सब उसकी ही गलती लगने लग गई थी। इसलिए वो वेरिटी से बात करते हुए उससे अपने पुराने बर्ताव के लिए माफी मांगती है, यानी कि हाई स्कूल वाली बात के लिए, और उसको समझाने की कोशिश करती है कि असल में स्कूल में जो भी कुछ हुआ था वो सब अजीब था, पर उन्होंने उसको बस बचपन में बुली किया। वेरिटी इस बात को समझती थी, पर सच्चाई यही थी कि वो उन्हीं सब बातों का बदला लेने के लिए उस ऑफिस के अंदर आई थी। वो मारिया के सामने सब कुछ कन्फेस करती है कि हाँ, उसने ही नेटली को खत्म किया है और अब मारिया की बारी है, क्योंकि स्कूल के टाइम पर जिस टीचर के साथ वेरिटी के अफेयर होने के रूमर्स फैल गए थे ऐसा कुछ भी नहीं था। वही एक लौते टीचर थे जिन्होंने वेरिटी पर सही से ध्यान दिया था और उसको हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट किया, पर उन सब के रूमर्स की वजह से उनका ट्रांसफर हो गया था, जिसके बाद वेरिटी को सबने बहुत ही बुरी तरह से बुली किया था, जिससे उसकी पूरी स्कूल लाइफ बर्बाद हो गई। बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड रही थी वो। खैर, अब ये सब बताने के बाद में वेरिटी तुरंत ही ऑफिस के डाइनिंग एरिया की तरफ जाकर वहां से लुइसा का आलमंड मिल्क पी लेती है। अब मारिया तो ये सब देखकर शॉक्ड रह गई थी। तब तक वहां पर बाकी सब भी आ जाते हैं और वेरिटी उनके सामने झूठ बोलती है कि लुइसा का आलमंड मिल्क असल में मारिया ने पिया है। तब मारिया सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसको तो नट एलर्जी है और नट से बनी हुई चीज वो कंज्यूम नहीं कर सकती, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि इस वक्त उन सब के दिमाग में इस तरह की कोई एलर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब इस बार भी गूगल पर उस एलर्जी के बारे में सर्च करने पर कुछ भी नहीं मिलता। इवन सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी यही दिखाया जा रहा था कि मारिया ने ही वेरिटी के हाथ से वो आलमंड मिल्क छीनकर पी लिया, और हम जानते हैं कि असल में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर सबके दिमाग में बस यही चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि दुनिया ही बदल गई हो, जिसको देखकर तो मारिया एकदम पागल हो जाती है। उसे समझ आ गया था कि वेरिटी ये सब अपने पेंडेंट की वजह से कर रही थी। जी हाँ, क्योंकि जब भी उसने लोगों के माइंड को या फिर किसी भी चीज को मैनिपुलेट करा था तब उसने अपने पेंडेंट को अपने हाथ से छुआ था। अब मारिया तब वेरिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन गेब उसको रोकता है और अब उसको जॉब से निकाल दिया गया था, जिससे मारिया को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, सदमा लगा था। इसलिए रात में जब वेरिटी अपने घर जा रही होती है तो मारिया उसका पीछा करते हुए उसके घर में ही घुस गई थी ताकि वो सबूत जुटा सके, जहां पर वेरिटी ने काफी सारे बड़े बड़े सर्वर्स रखे हुए थे। और जैसा कि आपको पता है कि वो स्कूल टाइम पर कंप्यूटर नर्ड हुआ करती थी, तो उसने कुछ बहुत ही भयानक किया था। वेरिटी जब नहाने के लिए गई हुई थी तब मारिया ने उसके पेंडेंट को ले लिया, जिसके अंदर सच में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ था, यानी कि वो उससे ही सब कुछ कर रही थी। लेकिन अभी मारिया वेरिटी के रूम में लगी हर चीज को देखकर शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वेरिटी के रूम के
अंदर लगभग हर तरह के करियर की बेस्ट फोटोज थी। वो नासा के साथ काम कर चुकी थी, वो मॉडल रह चुकी थी और वहां पर इसके अलावा भी बहुत कुछ था। लेकिन मारिया को समझ में नहीं आ रहा होता कि इतनी सी उम्र में कोई इंसान इतना सब कुछ कैसे कर सकता था। लेकिन होता यह है कि तब तक वेरिटी नहाकर बाहर आ जाती है, जो कि समझ गई थी कि कोई उसके घर में घुस चुका है। इसलिए वो मारिया को बाहर निकलने के लिए कहती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि वहां पर मारिया ही होगी। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। वो उसको सब कुछ क्लियर कर देती है कि हाँ, उसने ही सब कुछ किया था। वो बताती है कि असल में नीचे रखे हुए सभी सर्वर्स के अंदर अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस का डेटा है, जिसके अंदर अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं। और अपने पेंडेंट की मदद से वो अपने वर्ल्ड की रियलिटी को दूसरे यूनिवर्सेस की रियलिटी से स्वैप कर सकती है। और अब तक वो यही करती आ रही थी। उसके पास और भी काफी सारे पेंडेंट थे जो कि उसके ही फिंगरप्रिंट से चलते थे। यानी कि यहाँ पर वो बार्नी वाली बात भी बिल्कुल सच थी। लेकिन यहाँ पर ये जो वेरिटी होती है, उसने किसी और दुनिया का डेटा यहाँ पर ला दिया था, जिसके चलते सबको यही लगता कि हाँ, वो बार्नी नहीं बल्कि बर्नी ही था, या फिर वाइस वर्सा। सेम चीज वो मीटिंग वाले वक्त हुई थी और अब तक जो कुछ भी होता आ रहा था वो इसकी वजह से ही था। ईमेल भी स्वैप इसी वजह से हुआ था। खैर, अब इसी का ही एक नमूना दिखाने के लिए वो मारिया की टी शर्ट का कलर तक चेंज करके दिखाती है और उसकी मदद से ही उसने अब तक की सारी चीजें अचीव करी थी, यानी कि नासा के अंदर काम करना, सुपर मॉडल बनना। पर अब उसको भी इन सब चीजों में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मारिया के ऑफिस में चली आई। इनफैक्ट उसने नेटली के साथ भी सेम चीज करी। वो मारिया को फील करवाना चाहती थी कि जब आसपास के लोग ही तुम्हारी एग्जिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हैं तो तुमको कैसा लगता है, या फिर इग्नोर होते हो तो कैसा फील होता है। तब उन दोनों में अचानक से हाथापाई होने लगती है। लेकिन जैसे तैसे अपने पेंडेंट की मदद से ही वेरिटी वहां पर पुलिस वालों को बुला लेती है। यानी कि उसने एक ऐसी दुनिया से स्वैप कर लिया था जहां पर पुलिस आने वाली हो, जिन्होंने आकर मारिया को तुरंत ही गन पॉइंट पर ले लिया। अब इससे पहले कि पुलिस वाले मारिया को शूट कर पाते, मारिया ने वेरिटी के फिंगरप्रिंट से उस पेंडेंट पर लगाकर रियलिटीज को इस तरह से स्वैप कर दिया था कि अब ये पेंडेंट जो था वो मारिया की बात सुनने वाला था, जिससे कि अब मारिया ने वापस से पूरी असलियत को बदल दिया था और पुलिस वालों को अपनी बातें मानने पर मजबूर कर दिया। और अब वो पुलिस वाले उसको किसी महारानी की तरह देख रहे थे, यानी कि अब तक जो वेरिटी कर रही थी वो अब मारिया करने वाली थी। और बूम, इसी के साथ में दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी इस सीरीज के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। इस एपिसोड के अंदर हमको दिखाया गया है कि जो स्कूल के अंदर या फिर रियल लाइफ के अंदर, अब चाहे यहाँ पर हाई स्कूल हो, ऑफिस हो या कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो बुलिंग होती है उसी को लेकर, उसी सोशल इशू को लेकर ये बनाया गया है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वेरिटी थी उसके साथ में हाई स्कूल में गलत करा गया था, लेकिन अल्टीमेटली वो भी उसी का बाय प्रोडक्ट बन गई थी और वो भी लोगों के साथ यही कर रही थी। तो अंत में उसके साथ फिर से वही हो गया जो कि उसके साथ हाई स्कूल पर हुआ था, यानी कि जो वो उस वक्त फील करा करती। मारिया ने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले लिया था, क्योंकि अब वो उसको बुली नहीं कर रही थी। इनफैक्ट उसने उससे माफी भी मांगी थी, लेकिन तब भी वेरिटी ने उसको माफ नहीं करा, जिसके चलते अंत में उसके साथ ही गलत हुआ, जो कि कर्मा को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आगे आने वाले 4 एपिसोड जो है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है, भयानक है। तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 10,000 लाइक और 500 कॉमेंट्स कर दीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी पार्ट 2 और बाकी सीजन्स को भी लेकर आऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जल्दी से उन वीडियोस को देख लीजिए, फिल्म्स को देख लीजिए जिनको मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया है, स्टार्टिंग में बात करी है। उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए